नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आप देख रहे हैं आज तक खबरदार में आपका स्वागत है। खबरदार में आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन बी के पार्ट 2 का पूरा विश्लेषण करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक मनी में अब बेनामी प्रॉपर्टी का नंबर है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद से बार बार वार्निंग दे रहे हैं। क्या ऑपरेशन ब्लैक मनी के पार्ट 2 का पहला टारगेट मिल गया है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद कुमार के मामले में उन बिल्डर्स के खिलाफ आयकर विभाग का नोटिस गया है जिन बिल्डर्स से कथित तौर पर आनंद कुमार का कनेक्शन रहा है और जिनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर काला धन लगाने के आरोप आनंद कुमार पर लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के काउंटडाउन के बीच ये बहुत ही दिलचस्प खबर भी है। तो आज बेनामी संपत्ति के नाम पे जो देश में पाप बढ़ा है, वो बढ़ता क्या? देश बचता कि नहीं बचता? ऐसा ऐसा पाप करके गए हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं भी ऐसे ही चलने दूं कि ठीक करूं? 1988 में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानून पास करते हो और इतने साल बीतने के बाद भी उसको नोटिफाई नहीं करते हो। संसद में पारित कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के पब्लिसिटी कमा करके राजनीति करते रहते हो। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे। बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, हमने बनाया है। ये चेहरा आपके लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए नहीं, और न ही सरकार की उन एजेंसियों के लिए जो बेनामी प्रॉपर्टी की डर्टी डील्स को लेकर जांच कर रही है। आनंद कुमार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई हैं, जिनकी कथित बेनामी संपत्ति के केस में उन निजी बिल्डर्स को नोटिस भेजा गया है जिनके साथ साठगांठ करके अरबों की बेनामी संपत्ति बनाने के आरोप में आनंद कुमार पहले से ही लगे हैं। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने मायावती के भाई आनंद कुमार के केस में करीब 6 बिल्डर्स को नोटिस भेजा है। नोएडा के इन बिल्डर्स के आनंद कुमार से कथित तौर पर कनेक्शन है और आरोप है कि इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट में आनंद कुमार ने बड़ा काला धन लगाया है। आरोप है कि इन प्राइवेट बिल्डर्स को अलॉट की गई जमीन में आनंद कुमार का 20% हिस्सा है और उनकी काफी बेनामी संपत्ति है। आयकर विभाग ने संबंधित जमीन की डिटेल्स और मालिकाना हक और प्रोजेक्ट की साझेदारी की हर डिटेल बिल्डर से मांगी है। मायावती के भाई से जुड़ा बेनामी संपत्ति का केस उस कानून का पहला टारगेट हो सकता है जिस कानून की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद से लगातार कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद पहली बार 13 नवंबर को प्रधानमंत्री ने गोवा में इसकी बात की थी। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है। कल पीएम ने मन की बात में भी यही बात दोहराई थी कि वो बेनामी प्रॉपर्टी के सख्त कानून को अमल में लाने जा रहे हैं और 24 घंटे के अंदर ही ये खबर आ गई कि बेनामी प्रॉपर्टी के केस में मायावती के भाई आनंद कुमार से जुड़े बिल्डर्स को नोटिस भेजा गया है। यहाँ आपको आनंद कुमार की पूरी कहानी भी जानना जरूरी है। आनंद कुमार नोएडा अथॉरिटी में क्लर्क थे, लेकिन रातों रात उनकी किस्मत चमक गई। 2002 में उन्होंने पद छोड़कर नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू की। जब मायावती सत्ता में थी तो आनंद कुमार ने प्रॉपर्टी का अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। 2007 में मायावती के सीएम बनने के बाद आनंद कुमार ने करीब 49 कंपनियां बना ली, जिन कंपनियों ने बड़े बड़े और नामी बिल्डर से 760 करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन किया। आनंद कुमार पर 2013 में आरोप लगे, जिनकी बेनामी डील्स पर एजेंसियों की नजर थी। आनंद कुमार और उनकी पत्नी लता की कंपनी के 10 बैंक खातों में करोड़ों के संदिग्ध लेन देन हुए, जिसमें जनवरी 2011 से सितंबर 2014 तक 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन। आनंद कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हमेशा इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं और इन्हें राजनीति से प्रेरित कहते रहे हैं, लेकिन संदिग्ध लेन देन और फिर यादव सिंह के केस में और डायरियों में आनंद कुमार के कथित जिक्र ने कई बड़े सवाल खड़े किए थे, जिनकी जांच एजेंसियों को पूरी करनी है। लेकिन यूपी में सबसे बड़े राजनीतिक टेस्ट के बीच मायावती फिलहाल इससे बेचैन नहीं दिख रही हैं।
श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने उनका चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। आपने अमित शाह का चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। तो बीएसपी का ना तो बीएसपी का, मेरा तो छोड़ो, मैं तो अपनी पार्टी की हेड हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं। कितने भी उतार चढ़ाव आए तो कभी मेरा नूर आपने उतरता हुआ देखा है? इस राजनीति के बीच उस कानून की बात करना जरूरी है जो बेनामी संपत्ति वालों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत बन सकता है। या पीएम मोदी की माने तो ये कानून बेनामी संपत्ति वालों के लिए मुसीबत बनना तय है। संसद सत्र के आखिरी दिन पीएम ने इसी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? जमीन हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो, गोल्ड हो, शेयर हो, कोई भी संपत्ति हो, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, अगर आय के स्रोत से बाहर दूसरे किसी नाम पर संपत्ति खरीदी गई तो वो बेनामी है और काले धन का बड़ा हिस्सा इसी तरह खपाया जाता है। बेनामी संपत्ति कानून अमल में आएगा तो सजा भी ज्यादा है, फाइन भी ज्यादा है, संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान है। आज तक ब्यूरो। बेनामी लेन देन पर संशोधित कानून संसद से पास होने के बाद नोटबंदी से पहले 1 नवंबर से लागू हो चुका है। इस कानून के नोटिफाई होने के बाद बेनामी लेन देन पर एक्शन की शुरुआत हो सकती है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वार्निंग दे रहे हैं। हम आपको इस संशोधित कानून के बारे में विस्तार से बताते हैं। बेनामी लेन देन के दायरे में न सिर्फ जमीन बल्कि किसी भी तरह की चल और अचल संपत्ति आएगी, जिसमें जमीन, फ्लैट, गोल्ड, शेयर, बॉन्ड्स, बैंक अकाउंट्स और निवेश के दूसरे सभी तरीके आते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति ने अपने ज्ञात आय स्रोतों से बाहर किसी दूसरे के नाम पर खरीदा और टैक्स नहीं दिया। बेनामी लेन देन के आरोप में पकड़े जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है या फिर संबंधित प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 25% तक उस पर फाइन लगाया जा सकता है। बेनामी संपत्ति उसके असली मालिक को ट्रांसफर भी नहीं की जा सकती है। बेनामी संपत्ति के बारे में फर्जी दस्तावेज देने पर 5 साल तक की सजा और संपत्ति के मूल्य का 10% फाइन लग सकता है। और इस संपत्ति पर केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि केंद्र सरकार इसे जब्त भी कर सकती है। बेनामी प्रॉपर्टी पर एक्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार और टीम मोदी को नोटों की टेंशन होगी, क्योंकि नोटबंदी के और नोट बैन के बाद सरकार की दी गई गाइडलाइंस को अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और ऐसा नहीं दिख रहा कि कैश की कमी 30 दिसंबर के बाद भी कम हो पाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। विपक्ष की भी कल एक बड़ी मीटिंग है। देश हैप्पी न्यू ईयर से ज्यादा हैप्पी नोट ईयर का इंतजार कर रहा है। दो दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले, लेकिन कैश की किल्लत वाला लॉक आज भी नहीं खुला, ना ही बैंक में और ना ही एटीएम में। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक जगह पर 17 एटीएम हैं, लेकिन कैश सिर्फ एक एटीएम में मिल रहा था। और 15 एटीएम में से एक एटीएम में कैश है। यहाँ पे 15 एटीएम है बिल्कुल, हाँ। और 10 से 20 है बटला हाउस में भी एक एटीएम में कैश है। ये तो एटीएम का हाल है। बैंक से ही कैश मिल जाए तो वो भी गनीमत है। कहने को तो 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं, लेकिन कैश मिल जाए तो खुद को किस्मत वाला समझो। हालात में बदलाव है, जैसे पहले लंबी लंबी लाइनें होती। हाँ, हालात में तो काफी बदलाव है। इसमें सरकार की कोई कमी नहीं है। बैंक अधिकारी मिलके और बड़े बड़े मगरमच्छ जो काले धन को एकत्र कर छुपा के बैठे, ये उनकी वजह से आज हम सब लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। काफी दिक्कत है, काफी दिक्कत है।
मैं यहाँ 2000 के लिए हमेशा आता हूँ। फैसला तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि लोग भी बहुत पैसा होल्ड कर रहे हैं। रोज मैं देखता हूँ सेम फेसेस आते हैं यहाँ पे पैसे निकाल के, और मतलब अब वो थोड़ा सा पैनिक सा हो गया लोगों में, वो अपने पैसे होल्डिंग कर रहे हैं और वो वापस इकोनॉमी में नहीं आ रहा है, वापस सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है। दिल्ली ही नहीं, नोएडा में भी यही हाल है, जहां कैश की किल्लत का सीन ठीक वही है जो ज्यादातर एटीएम और बैंक में दिख रहा है। सवाल यह है कि 30 दिसंबर को अब 4 दिन बाकी रह गए। क्या 30 दिसंबर के बाद हालात सुधरेंगे? अभी की स्थिति देखकर तो नहीं लगता। आज राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर राजनीतिक तीर चलाए। मोदी जी ने कहा 30 दिसंबर के बाद आपका पैसा वापस आपको मिलेगा। अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं, 30 दिसंबर के बाद आप देखना, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। 6-7 महीने आपका पैसा बैंक में रहेगा। इस राजनीति को ज्यादा से ज्यादा कैश कराने के लिए कांग्रेस ने कल विपक्ष के सभी दलों की बैठक का प्लान किया था, लेकिन एटीएम की तरह राजनीति भी धोखा दे गई। विपक्ष के कई दलों की कांग्रेस के प्लान से पटरी नहीं बैठी। Any such united opposition activity always depends, that's our experience, always depends on prior consultations, prior agreements and prior understanding, and then we proceed on this sort of announcements. सीपीएम ने कहा, जब ममता बनर्जी को बुलाया तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं, और केरल और त्रिपुरा के सीएम को क्यों नहीं? नोटबंदी पर विपक्ष की एकता बीच में पंक्चर हो गई। डीमोनेटाइजेशन पर भी दलों की अलग अलग राय है। जैसे 12-13 पार्टी इस राय की हैं कि ये कदम तो ठीक है, लेकिन जो पुअर मैन हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और ये तैयारी के साथ नहीं किया गया था। इस राजनीति के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसमें नोट वाली बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सरकार और सिस्टम के पास नोट नीति पर समय कम है, क्योंकि डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश अब हैप्पी न्यू ईयर से ज्यादा हैप्पी नोट ईयर कहने का इंतजार कर रहा है। आज तक ब्यूरो। क्या बाजार में आपको 2000 रुपए के छुट्टे मिल रहे हैं, खुले मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, और अगर नहीं मिल रहे, कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि एटीएम से भले ही आपको 2000 रुपए का नोट मिल रहा हो, लेकिन बाजार में उस 2000 रुपए को लेकर निकलना, इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आप बाजार से सामान लेकर ही अपने घर लौटेंगे। आज तक ने दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में 2000 रुपए के नोट से सामान खरीदने की कोशिश की, ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि आम आदमी के लिए 2000 रुपए के खुले करवाना कितनी मुश्किल का काम है। ये 2000 रुपए की छुट्टी वाली कमी का रियलिटी चेक है, जिसे आप 2000 रुपए की नोट यात्रा भी कह सकते हैं। 2000 का नोट है, 2000 रुपए का। यहाँ सुबह मैंने एटीएम से निकाला है। ये नोट है हमारे पास, देखिए ये इससे खिला सकते हैं। मेरे पास 2000 का नोट है। हमारे पास 2000 रुपए के नोट है। नहीं, खुले नहीं हो पाएंगे। चेंज नहीं होगी 2000 के हमारे पास नहीं होगा। सर चेंज नहीं हो पाएगा, इतना पैसा हमारे पास छुट्टा नहीं जी। 2000 के चेंज नहीं मिल पाएंगे। गुलाबी रंग का 2000 का नोट जब लोगों के हाथों में नोटबंदी के बाद आया तो चेहरे काफी खिले हुए थे कि कम से कम हाथों में कैश तो आया। लेकिन अब इसी 2000 के नोट को मार्केट में इन कैश कराना कितना मुश्किल है या आसान है, ये जानने की कोशिश करते हैं। भैया, मेरे पास सिर्फ इस 2000 का नोट है और मेरे को 1 किलो अमरूद लेने हैं। कितने के अमरूद पहले बताइए। अमरूद तो 40 रुपए किलो है और मार्केट का हालात बहुत डाउन है। 40 रुपए किलो में 1 किलो लेना चाहती हूँ तो 2000 का ही नोट है, मेरे को दे पाओगे? नहीं, खुले नहीं हो पाएंगे। कहीं से अरेंज इधर उधर से? किसके पास जाऊँ? 2000 का नोट का खुला किसी के पास नहीं। 500 का होता, 1000 का होता, हो जाता। 2000 के नोट किसी के पास नहीं। एक छोले की दुकान पर हम पहुंचे हैं। आज सुबह से ही हमने कई रिपोर्ट तैयार की और इस बीच हमें अब बहुत जमकर भूख लग गई है और मेरी जेब में महज वो 2000 रुपये का नोट है जो आज सुबह मैंने एटीएम से निकाला था। ये छोले वाले हैं, देख सकते हैं आप। पिछले कितने सालों से छोले की दुकान लगा रहे हैं आप पराठों की? कम से कम 30 साल हो गए सर। 30 साल हो गए हैं। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है और ये जो नोट है 2000 रुपये का, ये आज सुबह मैंने एटीएम से निकाला है। अब क्या आप मुझे यहाँ पर छोले कुलचे दे सकते हैं 2000 का नोट लेके? छोले कुलचे तो दे सकते हैं सर, खुद चेंज नहीं होगी 2000 के हमारे पास। हाँ। और दिन में कई ऐसे आते हैं कि बेचारे ऐसे चले जाते हैं, खा नहीं पाते हैं 2000 के नोट में। खुला है नहीं, हम कहाँ से देंगे, होता ही नहीं है। 500 के नोट का मिलता है? हाँ, 500 का नोट तो आ जाता है, वो चल जाता है, उसका हो जाता है। कोशिश करते हैं, कर देते हैं, बाकी 2000 का बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं अगर ये 2000 रुपये का नोट अगर आपको दूँ
और कहूँ कि आप मुझे 2 प्लेट छोले कुलचे दे दो, क्या आप मुझे दे पाएंगे? नहीं सर, नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास खुला नहीं है। 2000 का नोट आपके हाथ में है जी। कितनी प्लेट आप यहाँ पर लेने वाले हैं? 3 प्लेट ले चुके हैं और इनको दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरे पास खुले नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। बड़ी समस्या, क्योंकि जहाँ भी आते एटीएम में 2000 का निकल रहा है, बैंक में जाते हैं तो 2000 दे रहे हैं, 500 का तो मिल नहीं पा रहा है और छुट्टे किसी के पास दे नहीं पा रहे। आपने कुछ प्लेट तो खरीद ली है, रुपए कैसे दे पाएंगे? अब उनको कोशिश कर रहे हैं भाई आप लीजिए, मैं 2000 का दे रहा हूँ या 500 दे रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, तो अब क्या किया जाए बताइए। मजबूर। क्या नाम है आपका? सुखवीर सिंह। सुखवीर हैं। और क्या नाम है आपका? दुकान है आपकी दुकान है, आप खुले आपके पास आते हैं लोग तो दे पाते हैं क्या? 2000 का नोट लेकर आते हैं? अभी नहीं दे पाते सर। क्या दिक्कत बताओ ना, क्या उससे दुकानदारी पर फर्क पड़ता है? हर एक तो पड़ता है सर। मान लो कि सब लोग लेकर आए, पैसा नोटबंदी नहीं होती तो मतलब खरीदते सब लोग खाते। 2500 का जो अब इन्होंने 2000 का नोट दिया, इन्हें खुले दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। जहाँ 2500 रुपये पहले एटीएम से मिलते थे, अब 2000 ही मिल रहे हैं, यानी कि 2000 का नोट। लंच का समय हो गया है और हमें लंच करना है। देखते हैं ये बोरिंग रोड चौराहे का मशहूर फूड मार्केट है। यहाँ देखते हैं कि 2000 रुपये लेके मैं क्या खा सकता हूँ। देखते हैं यहाँ पे ये लिट्टी के साथ क्या दे रहे हैं आप? चोखा है, चटनी है, सलाद है। अच्छा, तो ये कैसे है ये? 20 का प्लेट है। 20 का प्लेट है। हमको 2 प्लेट चाहिए हमारे लिए और एक कैमरामैन के लिए। ये नोट है हमारे पास, देखिए चलेगा? हो जाएगा? हाँ? नहीं होगा तो कैसे खाएंगे हम लोग? अब यही एटीएम में यही मिल रहा है। तो आपके पास और क्या तरीका है पेमेंट करने का? खाली कैश ही कि और कुछ रखे हुए हैं आप? तो पेटीएम उटीएम है आपके पास? कुछ नहीं। पाव भाजी वाले हैं यहाँ पर, दुकानदार अभी है नहीं और लोगों से पूछते हैं। अरे क्या बना रहे हो भाई? क्या बना रहे हो? चाउमीन। कैसे है? 60 रुपये। हमको 2 प्लेट चाहिए, एक मेरे लिए, एक कैमरामैन के लिए। ये इससे खिला सकते हैं आप? हाँ, चेंज कर देंगे आप? हाँ, चेंज कर देंगे। ठीक है, 2 प्लेट। पास जो चीज़ें हैं उनका जो भाव है कम, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए लोग अक्सर 2500 की नोट लेके आते होंगे। तो क्या आप सबको छुट्टा देते हैं? सबको दे नहीं सकते। मैं एक को दिया तो मैं दूसरे को कहाँ से देगा? अगर मेरा 2000 का भी गला होगा तो 2000 का गला होगा तो उनको 1000 का गला होगा तो 2000 का छुट्टा कहाँ से देगा भाई? 100 रुपये की चीज़ लेगा तो भी उनको 1900 रुपये देना पड़ेगा मेरे को। भैया ये क्या कीमत है इसकी? 180 रुपये है। 180 रुपये है। मेरे पास 2000 का नोट है, ये दे दो। सर चेंज नहीं हो पाएगा। चेंज नहीं हो पाएगा जी नहीं। मेरे पास भी खुला नहीं है। दिन भर में कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आपके पास 2000 का नोट लेकर के आते हैं लेकिन आपको उस कस्टमर को, उस ग्राहक को लौटा देना पड़ता है? कम से कम 10 से 12 बार ऐसा होता है। 10 से 12 बार? जी हाँ। लेकिन आपने यहाँ पर पेटीएम भी लगा रखा है, आप कार्ड के जरिए भी पेमेंट ले रहे हो, यानी कि कैशलेस बनने की कोशिश कर रहे हो। उससे कुछ जो है आपको समस्या का समाधान हुआ आपकी समस्या का? थोड़ा बहुत होता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? सर जिसके पास 2000 के नोट हैं तो उसके पास या तो पेटीएम नहीं है या तो कार्ड से देना नहीं चाहता है। देखते हैं ये ग्राहक जो है 2000 रुपये का नोट दे रहे हैं। सर खुले नहीं है क्योंकि ये आप पता क्या है आपका समापना 30 और। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नितिन शर्मा। अच्छा नितिन, आप 2000 रुपये का नोट दे रहे हैं, आपका छुट्टा नहीं है? नहीं, छुट्टा नहीं है मेरे पास। ये नोट है। मैंने चाय पत्ती ली और चीनी ली है। 50 रुपये का सामान हुआ है। दुकानदार कह रहे हैं इनके पास सर खुला ही नहीं। खुला कहाँ से लाएं? अभी कस्टमर आया था, पहले उसको मैंने दिए हैं 2000 तब दे दी। अब उनको 50 सामान ले कहाँ से लाएं? खुला आज से पड़ोस से मांगते हुए कहता है खुला नहीं, कहाँ से लाएं? खुला बहुत दिक्कत, छुट्टा तो है ही नहीं। कितने ग्राहकों को लौटा देते हैं आप? वो तो कहीं निकल जाते जी, मतलब है 10 बार आ गया। सरकार ने भी बोला था कि स्वाइप मशीन लगाइए, तो आपने लगाई? स्वाइप मशीन है तो इनके पास कार्ड नहीं है। पहले ही पूछा कार्ड है, कहते कार्ड नहीं है तो कैश है। तो मैंने पूछा नहीं कितना बड़ा है, तो वो दिखाए 2000 का नोट है, बट 2000 की चेन नहीं है। चेन की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। तो स्वाइप मशीन है, पीटीएम भी इनके पास नहीं है, तो सॉरी। तो औंध इलाके में हम जो घूमे हैं, 2-4 दुकानों में गए हैं,
फूल वाले के पास भी गए, अब हम आकर आए हैं रिक्शा वाले के पास, और रिक्शा वाला ने क्या कहा है उसी से पूछते हैं। आप बताइए कि क्या कहा साहब ने आपसे? लोगों ने बोले अभी यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है तो बोले 2000 रुपये छुट्टा है क्या? हमारे पास इतना पैसा छुट्टा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 ठीक है, लेकिन 2000 छुट्टा। 2000 अगर लेकर आता है कस्टमर तो क्या करते हो फिर? तो कुछ नहीं, पैसेंजर छोड़ना पड़ता है, इतना पैसा हमारे पास छुट्टा नहीं है। अगर इतना 2000 रहता तो हम घर जाते थे, छुट्टा पैसे का प्रॉब्लम है। ये आपके पोहे खाने हैं, कैसे देते हैं? 10 रुपये प्लेट और 20 रुपये। हमारे पास 2000 रुपये के नोट हैं, 2000 के चेंज मिलते हैं? 2000 के चेंज नहीं मिलेंगे जी, 2000 के चेंज नहीं मिल पाएंगे। 2000 के चेंज नहीं मिल पा रहे हैं? वही 700-800 रुपये का मार्केट होता है बस। पहले 2000 का होता था, पैसों की वजह से 700-800 रुपये का मार्केट होता है कुल डिब्बे। ये नोटबंदी की वजह से मार्केट कम हुई है। हाँ, तो जो चेंज नहीं आता है उसका क्या करते हैं? जो चेंज लेके नहीं आते हैं वो उनको मना कर देते हैं, दूसरी जगह से नाश्ता कर लेना। तो दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं जो 2000 रुपये नोट लेके आते होंगे? ज़्यादा तो नहीं आते, 2-4 कस्टमर आते हैं। 2-4 कस्टमर आते हैं, उनको आप मना कर देते हैं। खबरदार में अब हम भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 का शक्ति परीक्षण करेंगे। जैसे चीन के दिल में आग लग गई है, भारत की सबसे लंबी रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 का आज ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से चौथा टेस्ट फायर किया गया, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अपने निशाने पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। यानी सिर्फ पूरा चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका को छोड़कर पूरा एशिया, अफ्रीका, आधा यूरोप अग्नि 5 मिसाइल की जद में होगा। जानकारों का दावा है कि अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को 20 मिनट में पूरी तरह से तबाह कर सकती है। भारत के पास अभी तक सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल है, जो 3500 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। अग्नि 5 के साथ अब भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है, और वो ये मिसाइल है जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन के पास ही इस तरह की मिसाइल से अग्नि 5 मिसाइल के चौथे टेस्ट के बाद अब जल्द ही सेना में इसके ट्रायल भी शुरू होंगे। परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल को चीन की तरफ टारगेट करते हुए तैनात हम करेंगे, और इसीलिए अग्नि 5 मिसाइल को लेकर चीन के दिल में परमाणु अग्नि बाण चुभना लाजमी है। हालांकि भारत में जानकार अग्नि 5 मिसाइल को वेपन ऑफ पीस यानी शांति का हथियार कह रहे हैं, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए हमने अग्नि 5 मिसाइल का शक्ति परीक्षण किया है। 1 2 3 4 It's got a payload capability of about 1500 kgs. इसकी रेंज जो है करीब 5000 से 5500 किलोमीटर की है। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का दूरी तय कर सकता है। अग्नि 5 से हम मोरलेस चाइना को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान की मिसाइल वाली मसल्स में जोरदार इजाफा हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल एक बार छूटी तो किसी के रोके नहीं रुकेगी। अग्नि 5 सतह से सतह पर मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसका आज चौथा टेस्ट फायर हुआ। टेस्ट में यह साबित हुआ है कि 17 मीटर लंबी अग्नि 5 20 मिनट में 5000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को तबाह कर देगी। रिंग लेजर ज़ायरो स्पेस तकनीक से अग्नि 5 मिसाइल सिर्फ 1.5 मीटर छोटे टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर वार कर सकती है और एक बार में 1000 किलो तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। 17 मीटर लंबी अग्नि 5 का वजन 50,000 किलो है। आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ने वाली अग्नि 5 85% स्वदेशी तकनीक से लैस है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से मिसाइल को आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।
ये दर्शाता है कि आज भारत में किस किस्म की आधुनिक तकनीक को आपस में जोड़ने का, एक बड़ा सिस्टम बनाने का, उसका परीक्षण करने का और सेना में शामिल करने की क्षमता हम हासिल कर चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ा मील का पत्थर है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5 पूरे चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस तक टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और ईरान आता है और यूरोप में इटली तक टारगेट पर अटैक करने में सक्षम है। शांति जब भी संभव है जबकि आप सक्षम हैं, आप ताकतवर हैं, शक्तिशाली ही शांतिपूर्ण रह सकते हैं। और भारत का इतिहास बताता है कि हम जब जब शक्तिशाली रहे हैं हमने शांति स्थापित की है। तो ये उस दिशा में मैं समझता हूँ कि कभी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसको कभी भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना पड़े। अग्नि 5 मिसाइल में गजब की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो 3 स्टेज में टारगेट पर अटैक करेगी। लॉन्च करने के पहले रॉकेट इंजन मिसाइल को 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा। दूसरे स्टेज में दूसरा इंजन इसे अगले 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तीसरे स्टेज में ये मिसाइल 300 किलोमीटर और ऊपर पहुंचेगी। कुल मिलाकर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर ये मिसाइल सतह पर अपने टारगेट को हिट करेगी। ये उन ठिकानों पे हमला करता है जिनको कि डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, जैसे कि उनका जो कम्युनिकेशन सेंटर हो, उनका बड़ा भारी बंकर हो जहाँ पे डिसीजन मेकर्स वगैरह इत्यादि बैठ रहे हों, उनका मेन हेडक्वार्टर सिस्टम इत्यादि। तो इन टारगेट्स के लिए ये मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। अग्नि 5 को विकसित करके भारत दुनिया के 5 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। चीन भी इस क्लब में शामिल है, लेकिन भारत के लिए अग्नि 5 मिसाइल शांति का वो हथियार है जो दुश्मन देशों को भारत के साथ शांति से पेश आने के लिए मजबूर कर देगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही।